ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल देश के 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा को लेकर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सीएम के नाम का ऐलान करना है। इसके लिए आज राज्यों से लेकर दिल्ली तक तेज हलचल है। बाबा बालकनाथ की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तमाम मुलाकातें हुई हैं। कई मुलाकातें अभी बाकी हैं। छत्तीसगढ़ की रेणुका सिंह से जेपी नड्डा मिल चुके हैं। सीएम योगी से उनकी मुलाकात होनी अभी बाकी है। कुछ ही देर में वसुंधरा राजे सिंधिया से भी जेपी नड्डा की मुलाकात प्रस्तावित है। रात में 9:30 बजे जेपी नड्डा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होनी है। माना यह जा रहा है कि आज और कल में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। हम आपको तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नाम सबसे पहले बताएंगे। आपको दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष के आवास से लेकर जयपुर और भोपाल से आ रही बड़ी खबरें भी दिखाएंगे। लेकिन इस बीच आज एक बड़ी खबर यह भी है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की ओर से रेवंता रेड्डी ने सीएम पद की शपथ ले ली है। रेवंता रेड्डी के साथ 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली है और अब कांग्रेस ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि 3 राज्यों में बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान क्यों नहीं कर रही। ऐसे में आज हम दंगल में चर्चा करेंगे कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस फटाफट मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान क्यों कर लेती है और क्या 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम का ऐलान में देरी के पीछे 2024 की कोई खास चुनावी रणनीति है। कई और भी सवाल पूछेंगे। आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा? वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, महंत बालकनाथ, दिया कुमारी, अश्विनी वैष्णव या फिर कोई नया चेहरा? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा? शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर नया चेहरा? छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा? रमन सिंह, विष्णुदेव राय, रेणुका सिंह, अरुण साव या फिर नया चेहरा? सीएम चेहरे पर सस्पेंस तीनों राज्यों में है। बीजेपी के सामने 4 से 5 चेहरों में मुख्यमंत्री चुनने की चुनौती है। राजस्थान में 4 दिनों की चुप्पी के बाद अब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दिल्ली में है। उधर मध्य प्रदेश में भी सीएम शिवराज लगातार एक्शन में दिख रहे हैं, मगर नाम पर चर्चा सिर्फ चर्चा तक ही सीमित नहीं है। उधर छत्तीसगढ़ में भी संभावित चेहरों को लेकर कयासबाजी चल रही है। समर्थक रेणुका सिंह को सीएम दीदी बुला रहे हैं। संसद में बधाइयां मिल रही हैं, लेकिन बीजेपी कोई पत्ते नहीं खोल रही। मगर सीएम चुनने की कवायद चुनाव नतीजे के बाद से ही शुरू हो चुकी है, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व की बैठक हो चुकी है। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकातें हो चुकी हैं। यहां तक कि यूपी के सीएम योगी की भी नड्डा से मुलाकात है। पर्यवेक्षकों का नाम तकरीबन तय हो चुका है। आगे 8 तारीख को पर्यवेक्षक राज्यों में जाने वाले हैं। 9 तारीख को दिल्ली में रिपोर्ट सौंपी जाएगी और 10 तारीख से संभवतः शपथ भी शुरू हो सकता है। राजस्थान में पहले तो वसुंधरा राजे ने अपने गुट के विधायकों के साथ बैठक कर ली, तो संदेश दिल्ली तक भी पहुंचा और फिर 6 दिसंबर की रातों रात वसुंधरा राजे दिल्ली में हाजिर थी। हालांकि वसुंधरा ने दिल्ली आने की वजह पारिवारिक मुलाकात बताई। वैसे राजस्थान के सीएम की रेस में वसुंधरा राजे के अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अलवर से सांसद महंत बालकनाथ, सांसद दिया कुमारी और अश्विनी वैष्णव का नाम भी जोर शोर से चल रहा है। मध्य प्रदेश में एक तरफ शिवराज सिंह चौहान रोज कोई ना कोई कार्यक्रम कर रहे हैं और खुद को जनता का सबसे बड़ा सेवक बताते हुए बार बार सीएम कुर्सी का जिक्र भी कर रहे हैं। दूसरी ओर सियासी गलियारे में चर्चा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 2024 को देखते हुए नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान कभी ये दावा करते सुनाई पड़ते हैं कि 2024 में एमपी से 29 की 29 सीटें जिता देंगे। बड़े मिशन के लिए काम कर रहा हूं। उस मिशन में मैं कहां रहूंगा इसकी चिंता मैंने कभी नहीं की। मेरा काम है इस समय 29 की 29 सीटें जीतना। भारतीय जनता पार्टी जीते, हम सबके साथ मिलकर उस अभियान में लगे। हालांकि मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज के अलावा बाकी सभी दावेदार सीएम पद को लेकर बिल्कुल खामोश हैं। मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री चुनना आसान नहीं रहा है। सीएम पद की रेस में सबसे पहला नाम रमन सिंह का ही लिया जा रहा है, जिनके पास लंबा शासन का तजुर्बा और साफ सुथरा नेतृत्व रहा है।
लेकिन चर्चा है कि इस बार का सीएम 2024 के चुनाव को देखते हुए चुना जाएगा। ऐसे में अगर बीजेपी आदिवासी चेहरे पर राय बनाती है तो छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके विष्णुदेव साय को चुन सकती है, क्योंकि विष्णुदेव साय सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा आदिवासी समुदाय से रामविचार नेताम और रेणुका सिंह का नाम भी संज्ञान में लिया जा सकता है। और बीजेपी अगर ओबीसी समुदाय के नेता पर गौर करती है तो उसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का नाम सबसे ऊपर आता है। उधर सीएम के चुनाव में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल उठाने लगी है। जयराम रमेश लिखते हैं कि कांग्रेस ने 24 घंटे में सीएम चुन लिया, बीजेपी नहीं चुन पाई। हालांकि जितनी फुर्ती से कांग्रेस ने तेलंगाना में सीएम चुना, वो फुर्ती कर्नाटक और हिमाचल में नहीं दिखी थी। फिर भी चुनावी हार के बाद कांग्रेस हर मौके पर बीजेपी पर सियासी वार करने से नहीं चूक रही। जयपुर से जयकिशन शर्मा, भोपाल से रवीश पाल सिंह और रायपुर से सुमी राजप्पन के साथ आज तक ब्यूरो। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर हलचल लगातार तेज है, लेकिन इतनी देरी क्यों हो रही है, ये सवाल पूछेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज शर्मा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण पुरोहित जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, कुछ ही देर में स्टूडियो में होंगे। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं माधव आनंद जी, जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं, नेशनल सेक्रेटरी जनरल हैं RLJD के। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। चर्चा की मैं शुरुआत करूं उसके पहले एक बड़ी खबर इस वक्त राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। वसुंधरा राजे सिंधिया कुछ ही देर में जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। मुलाकात में क्या वसुंधरा अपनी ताजपोशी के लिए उन्हें तैयार करने की बात करेंगी, या फिर जेपी नड्डा की ओर से समझाया जाएगा कि इस बार नए नाम को मौका दिया जाना है? ये बड़ा सवाल इस वक्त राजधानी दिल्ली में बना हुआ है। जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान दोनों ही बड़े नेताओं में क्या बातचीत होगी? हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, निगाहें इसी बात पर मुलाकात होगी, क्या क्या बात होगी, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? हिमांशु, देखिए, बिल्कुल चित्रा, कल वसुंधरा राजे से जो है बीजेपी हाईकमांड के एक वरिष्ठ नेता ने फोन पे पूछा था कि देखिए कुछ खबरें आ रही हैं कि आपसे विधायक मिलने आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? और दूसरा एक क्लैरिफिकेशन और मांगा था कि कुछ विधायकों को क्या रिजॉर्ट में रखा जा रहा है। तो वसुंधरा राजे ने कहा था कि देखिए, मैं पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हूं, पार्टी की लाइन जानती हूं, पार्टी की लाइन से कभी बाहर नहीं जाती हूं। उसके बाद जिस नेता ने उन्हें कॉल किया था, उन्होंने कहा आप दिल्ली आइए और अपनी बात को जो भी कहना है वो दिल्ली के आला कमान के सामने कहिए। तो उसके बाद वसुंधरा राजे देर रात दिल्ली आती हैं। उन्होंने जेपी नड्डा से मिलने का टाइम मांगा है। ये माना जा रहा है कि 5 बजे टाइम था, लेकिन जेपी नड्डा भी संसद में मौजूद हैं। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है राज्यसभा में, उसमें वो वहां पर हैं। लेकिन जब वो लौटेंगे तो वसुंधरा राजे से उनकी मुलाकात होगी और उसमें वसुंधरा राजे अपना दावा जरूर पेश करेंगी कि देखिए, मैं 2 बार मुख्यमंत्री रही हूं और इस बार भी मेरा दावा बनता है। सबसे ज्यादा रैलियां मैंने की हैं, लगभग 65 रैलियां जो है वसुंधरा राजे ने की हैं। तो ऐसे में वो अपना दावा जरूर करेंगी, लेकिन केंद्रीय हाईकमान उसको किस तरीके से लेगा ये देखने वाली बात है। लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि अभी भी केंद्रीय हाईकमान मुख्यमंत्री को लेकर किसी भी तरीके की पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। शनिवार और रविवार को जो है वो तीनों ही राज्यों में जो विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, वहां ऑब्जर्वर्स के द्वारा फीडबैक लेने के बाद नामों की घोषणा की जाएगी कि तीनों राज्यों में कौन मुख्यमंत्री होगा। चलिए, फिलहाल के लिए शुक्रिया हिमांशु। जैसे ही वसुंधरा राजे पहुंचेंगी दोबारा मैं आपका रुख करूंगी जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए। कुछ ही देर के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के, पहुंचने वाली हैं। अपने लिए यकीनन वो वहां पर दावा पेश करेंगे, लेकिन क्या बातें निकलकर सामने आते हैं हिमांशु आगे हम तक पहुंचाएंगे। प्रेम शुक्ला जी, सीधे आपके पास आते हुए, कांग्रेस पार्टी तंज कसते हुए पूछ रही है कि इतनी देरी क्यों हो रही है मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी को? देखिए, इसी कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। अब कांग्रेस खामखा परेशान है। कल तक कांग्रेस जो है कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही नहीं जीतेगी, उसका सफाया हो जाएगा। और मीडिया के भी हमारे बहुत सारे मित्र जो हैं वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को इन राज्यों में चुनाव जीतना बहुत कठिन है। अब वही पत्रकार कह रहे हैं कि अब इनको जो है मुख्यमंत्री चुनना बहुत कठिन है। तो कुछ लोगों को जो है कठिन खबरें देने की आदत हो गई है, तो उनकी कठिनाइयां जो है बार बार प्रकट होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए न चुनाव जीतना कठिन था, जो चुनाव के परिणामों ने बताया,
जिस तरह से लोग कह रहे थे कि सिर्फ जो है नेक कांटे की टक्कर है, और आपने देखा कि मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर नहीं थी, बल्कि जो है कांग्रेस के कांटे को जनता ने उखाड़ फेंका। उसी तरह से लोग कह रहे थे छत्तीसगढ़ में तो भाजपा जीत ही नहीं सकती। अरे अब तो वो पुरानी बात हो गई ना, मुख्यमंत्री का नाम कब आएगा प्रेम शुक्ला जी? अब आपके भी नेता प्रवक्ता तमाम लोग जानना चाहते हैं, हम लोग भी जानना चाहते हैं, मीडिया का काम ही है कठिन सवाल पूछना, जिस पर आप तंज कस रहे हैं लोगों के ऊपर। बताइए मुख्यमंत्री का नाम कब आएगा सामने? अच्छा है कि 2 ही दिन में सब पुराना हो जा रहा है। आजकल नए पुराने का जो है समयावधि भी जो है वो परिभाषित करना कठिन हो गया है। अब कोई जो है 10 साल पुराना एंकर होगा तो उसको पुराना एंकर थोड़े कह देंगे, तो हमारे लिए वो एंकर भी जो है नया ही माना जाएगा। तो अब जो है किसी को पुराना नया, किसी को जो है कठिनाइयां, ये तलाशते रहे। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, संवैधानिक लोकतंत्र को का पालन करने वाली पार्टी है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो आहूत होगा, और पार्लियामेंट्री बोर्ड जिस कैंडिडेट का नाम तय करेगा उसको मुख्यमंत्री बनेगा, उसका नाम विधायक दल में प्रस्ताव पारित होगा और वो शपथ ग्रहण करेगा। अनुराग इतनी चिंता श्रीमान जयराम रमेश करने की आवश्यकता नहीं है। अब विपक्षी दलों को इतनी चिंता क्यों हो रही है? वो चुन लेंगे अपना मुख्यमंत्री, उनको जब मन करेगा तो। तीनों राज्य जीत गई है बीजेपी, अभी स्वागत करने का माहौल है, तो इतनी चिंता क्यों हो रही है विरोधी दलों को कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बताइए जल्दी से अनुराग जी। वैसे आज बधाई के पात्र हैं, आपने बहुत अच्छा अपना शीर्षक रखा है, नाम मिल जाएगा नाम बदल जाएगा, यही तो आपका शीर्षक है। इस शीर्षक को मैं, चूंकि शुक्ला जी शायद समझ नहीं पाए इसलिए वो इधर उधर की बातें कर रहे थे, तो मैं उनको समझा दूं, क्योंकि इसमें 2 शब्द हमने भी उसमें मिला दिए जिससे शुक्ला जी के समझने में आसानी हो जाए, फिर वो जवाब अच्छा दे देंगे। सिर्फ समझदारी आप ही सक्रिय है। सुनिए, हमारा काम ही पहचान है, काम बोलता है 2024 में सरकार बदल जाएगी, काम बोलता है। ये काम भाभी जी गायिका है, आप भी गायक हो। गाना सुन लेते हैं। तो आप अरे सुन तो लीजिए। आप दिक्कत बीजेपी के साथ ये है कि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। अच्छी बात सुन ही रहे हैं। तो अनुराग भदौरिया जी जिस फिल्म का आप गाना गा रहे हैं वो 1977 में आई किनारा फिल्म है, और तीनों ही राज्यों में विरोधी दलों को किनारे कर दिया है जनता ने। ये बात भी तो संज्ञान में वही 2024 में वही गाने को दोहराया जाएगा जब जनता भारतीय जनता पार्टी को किनारा कर देगी। किनारा तो हमेशा मिलता ही रहता है, कभी इस पार कभी उस पार। 2024 में किनारा मिल जाएगा विपक्ष को और भारतीय जनता पार्टी किनारे हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आता ये बात, समझ में क्यों नहीं आ रही है। देखिए, आपको इतना समय लगता है मुख्यमंत्री चुनने में, इसके मतलब ये है कि आप अपना नेता नहीं चुन पा रहे। जो दूसरों पे आप बोला करते थे, देखिए बड़ा घमासान है विपक्ष में, वहां देखिए मीटिंग हो रही है इंडिया गठबंधन की होती है तो आपस में देखिए वो उठ के चले गए, वो उठ के आ गए। आपके यहाँ क्या हो रहा है? कोई रूठ रहा है, किसी को मनाया जा रहा है, किसी से आपके अध्यक्ष जी मिल रहे हैं, किसी से गृह मंत्री जी मिल रहे हैं, मैंने मनाने में लगे। मान मनोवल चल रहा है, जैसे बारात आती है ना जिसमें सब रूठ जाते हैं, नहीं हम हमें नहीं पूछा गया, हमें नहीं पूछा गया, हमें नहीं पूछा गया, तो फूफा मामा मौसा नाना सब रूठ गए हैं। अब मनाने में आप लगे हो कि नहीं भैया किसी तरह से हम फूफा भी मान जाओ, मौसा मान जाओ, नाना मान जाओ, सब लोग मान जाओ। बड़ी मुश्किल से बारात आई है तो सब लोग मान जाओ, नहीं तो फिर वापस बारात लौट ना जाए। क्योंकि इसका भी डर रहता है, क्योंकि इनको डर राजस्थान में ये है कि कहीं माने चढ़ी हुई बारात वापस ना चली जाए। भाई वहां पे तो पूरी तरह से तैयारी है, कई विधायक इधर भाग रहे हैं, कई विधायक उधर भाग रहे हैं। इसलिए मेरा तो इतना सजेशन है कि आप संभाले रहिए और जल्दी आप डिक्लेयर कर दीजिए। लोकतंत्र में जितना जल्दी आप अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे, इससे पता चलेगा कि आपने मिल के चुनाव लड़ा था, वरना ऐसा लगेगा कि सबने लड़ा था और अपना नेता नहीं चुना। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब देंगे, बाकी मेहमानों के भी मैं पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बताते चले कि क्या मान मनोबल का दौर शुरू हो गया है या फिर नेताओं को समझा दिया गया है? ये बड़ा सवाल इस वक्त राजस्थान की पॉलिटिक्स में बना हुआ है। वसुंधरा राजे सिंधिया कुछ ही देर में जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात करने वाली हैं, तो वहीं जयपुर से बड़ी खबर, उनके बेटे के ऊपर आरोप लगा दिए गए हैं एक विधायक के पिता की ओर से कि दरअसल उनके विधायक बेटे को एक रिजॉर्ट में रखा गया और मुलाकात करने नहीं दिया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ गई है। शरद क्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं? शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या जानकारी मिल रही है? ये तो गंभीर आरोप लग रहे हैं वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे के ऊपर।
चित्रा में अब 2 दिन से कह रहा था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, जो आधी रात को प्रदेश अध्यक्ष अरुण सिंह ये सब बैठे हुए हैं। परसों रात की घटना है ये, और यहीं पर खड़ा होकर पूर्व विधायक हेमराज मीणा ने ये आरोप लगाया है। उनको गाड़ी में बैठा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी लेकर गए हैं। खुद सीपी जोशी, भजन लाल, ये सब वहां से विधायक को निकाल कर लाए हैं। 4 विधायक और भी हैं, झालावाड़ और बारां के 2-2 विधायक हैं जिन्हें कहीं और ले जाया गया है। मगर ये पूरा प्लान अगर किसी का था, तो मैं अपनी तरह से कुछ नहीं कर रहा हूं, इनके पूर्व विधायक ने जो कहा है उसके अनुसार अगर ये पूरा प्लान था तो ये प्लान फेल हो गया है, क्योंकि सारे के सारे विधायक अब संपर्क में आ गए हैं पार्टी के। यानी उसके बाद ही लगता है वसुंधरा राजे ने कल दिल्ली जाने का फैसला किया है, जैसा कि प्रताप सिंह भी और कालीचंद सराफ दोनों विधायकों ने कहा कि मैडम आप दिल्ली जाइए। हाँ। अब वहां पर मुलाकात क्या होती है, उसमें क्या बात बनती है। मगर इस बीच खबर आ रही है कि बाबा बालकनाथ अभी अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठे हैं, मुलाकात हो रही है। यहाँ पर जो कुछ हुआ परसों रात का, वो बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है। ऐसा लग रहा था कि रात भर जो दफ्तर 2 दिन से खुला हुआ था यही चल रहा था, मगर अब कहा जा रहा है कि विधायक जो है वसुंधरा राजे के पाले से निकलकर पार्टी के साथ आ चुके हैं। अब पार्टी के लिए कोई संकट नहीं है। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए, पीएम मोदी से मिलने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर ये मुलाकात हो रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की भव्य तैयारी है। हजारों की तादाद में लोग अयोध्या पहुंचेंगे, उसको लेकर कार्ड भी लगातार बांटे जा रहे हैं। इन सब के बीच मंत्रिमंडल समेत लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा होगी, क्योंकि 80 सीटें आती हैं, सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके यकीनन पीएम उत्तर प्रदेश के मामले को लेकर भी जानकारी लेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कार्ड भी लगातार बांटे जा रहे हैं। इन सबके बीच ये मुलाकात काफी ज्यादा अहम हो जाती है। पीएम से मिलने के लिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, और उसके बाद गृह मंत्री और बाकी लोगों से भी मुलाकात का उनका ये कार्यक्रम रखा गया है। जयपुर दोबारा आपको लेकर चलेंगे। जयपुर में गहमागहमी काफी ज्यादा तेज हो गई है वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे को लेकर। मुझे लगता है इस पर जल्दी से एक जवाब दे दीजिए आप प्रेम शुक्ला जी। फिर तो फेल हो गया दांव रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का, वसुंधरा राजे सिंधिया का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल अनुशासित है, भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुशासित है, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित दल है। यहाँ पर न कोई डैमेज होना है और न किसी को डैमेज कंट्रोल करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल जिसको नेता चुनेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, और 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में वो कामकाज करेगा। ठीक है, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। कोई समाजवादी पार्टी थोड़े है कि पिताजी का माइक छीन लिया जाएगा। ये कोई जो है कांग्रेस थोड़े कि सचिन पायलट रिसोर्ट में लेके भाग जाएंगे, फिर उनको निकम्मा और पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग होगा। ये नहीं होता जी। एक एक करके अपनी बात रखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है। बाकी 4 मेहमान भी जुड़े हुए हैं, एक भी टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है। पंकज शर्मा जी के पास रखेंगे। ठीक है, पंकज शर्मा जी वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और इस बात को तो मानना पड़ेगा ना। मैं आ रही हूँ अनुराग जी, बाकी लोगों की भी टिप्पणी हो जाए। पंकज शर्मा जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान, बाकी लोग, आप देखिए एक तरह का अनुशासन तो देखने को मिल ही रहा है। शिवराज बोल रहे हैं कि मैं 29 लोकसभा लड़ाने के लिए लग गया हूं, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं करूंगा। उधर वसुंधरा राजे दिल्ली आने के पहले कहती हैं कि मैं पार्टी के अनुशासन से बंधी हुई हूं, पार्टी के खिलाफ कोई लाइन मैं नहीं लूंगी। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में अभी तक खुलकर किसी ने अपनी बात ही नहीं बोली है सीएम की कुर्सी को लेकर, तो देर लग रही है। फैसला ले लिया जाएगा, फिर जयराम रमेश जी तंज क्यों कस रहे हैं कि सीएम का फैसला लेने में इतनी देरी क्यों? पंकज जी, जयराम रमेश जो कह रहे हैं वो जयराम रमेश जाने। मैं ये कह रहा हूं कि ये अनुशासन ओढ़ा हुआ अनुशासन है, अनुशासन नहीं है। सब अपनी अपनी जुगाड़ लगाने में लगे हुए हैं, सब अपना अपना दबाव बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं इसको एक तरह से सुखद लक्षण मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र के अंकुर फूट रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह का एकाधिकार इस बार उस तरह नहीं चल पा रहा है। आपने देखा गुजरात और उत्तराखंड में कैसे बार बार मुख्यमंत्री ऐसे बदले जा रहे थे कि जैसे कोई राजनीतिक गंभीरता ही नहीं है। तो अगर ये पहली बार हो रहा है कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, और वो भी नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह को,
इतना इंतजार करना पड़ रहा है और प्रादेशिक क्षत्रपों का इतना दबाव है कि ये फैसला आसानी से नहीं हो पा रहा है, तो मैं तो प्रेम शुक्ल जी को बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ये जो आंतरिक लोकतंत्र की रोशनी दिखाई दे रही है ये और पुष्ट होती जाए और आगे बढ़े। आप ये बातें कह रहे हैं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया राजधानी दिल्ली में कुछ ही देर के बाद जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी। उनकी ओर से ट्वीट किया गया है इस मुलाकात के पहले। वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट किया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रचंड विजय इस बात का प्रतीक है कि मोदी जी की गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वायदे और दावे नहीं चले। आज संसदीय दल की बैठक में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सांसदों द्वारा शानदार स्वागत, #मोदी की गारंटी लिखकर वो बकायदा आज सुबह 9:30 बजे की जो संसदीय दल की मीटिंग थी उसका वीडियो ट्वीट करती हैं और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती हैं। वरुण पुरोहित जी, आप तो राजस्थान से ही आते हैं, अब वसुंधरा राजे भी प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी मान रहे हैं, कितनी भी आंखें दिखाए लेकिन यहां पर तो होता वही है जो मोदी जी चाहते हैं। देखिए चित्रा जी, क्षेत्रीय शतक एक अकेला पे सब पे भारी पड़ गए। राजस्थान में वसुंधरा जी को मैं साल भर से कह रहा हूँ, माइनस करके भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चुनाव जीत सकती थी। अभी टिकट की पहली लिस्ट आई, उसके बाद वसुंधरा जी ने दिखाया इनको रंग, उनको टिकटें देनी पड़ गई। उनको नहीं देते अगर इतना ही दम था तो। इसलिए राजस्थान की जहां तक बात है, देखिए मैं इसको बात ले जाना चाह रहा हूँ फेडरल स्ट्रक्चर। ये होना ही चाहिए, डेमोक्रेसी का सब ढोल पीटते हैं, विधायकों को चुनने का अधिकार देना चाहिए। दिल्ली क्यों भागे विधायक चुनाव लड़के, कोई चाहे कांग्रेस क्यों चाहे बीजेपी के। स्टेट में चुनाव हो, स्टेट हो, फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत हो। इसलिए अभी आप बात कर रहे थे विधायकों की जो रिजॉर्ट कल्चर या बाड़ाबंदी की जो कल्चर है, देखिए राजीव गांधी जी का विजन था, उस जमाने में आयाराम गहराम होता था, तो उन्होंने दल बदल विधेयक लाए। अब उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। एक पार्टी के टिकट पे आप लड़ लिए, अगर पार्टी बदलते हो या इसमें जाते हो तो आपको 5 साल तक प्रतिबंध लगाना चाहिए, मेरा सुझाव। राजस्थान की बात है, वसुंधरा जी को अभी भी ये माइनस करेंगे तो इनको लोकसभा चुनाव में विपरीत स्थिति देखने को मिलेगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अभी वसुंधरा जी का जो मजबूती है राजस्थान के अंदर, ये किसी दूसरे नेता को बना ही नहीं पाए। अभी जितने भी नाम आ रहे हैं वो एक जिले के ऊपर के नेता नहीं, एक जिले में ही 4 विधायक नहीं जिता सकते। आज भी वसुंधरा जी के कम से कम 40-50 विधायक होंगे जो मन से उनको चाहते हैं। तो ये छोड़ देना चाहिए राज्य के ऊपर कि भाई विधायक चुने। आप क्यों फोर्स करना चाहते हैं मोदी जी अपनी इच्छा को? क्यों फोर्स करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी थे ना, वसुंधरा जी को आगे करके कहां चुनाव लड़ा गया? चेहरा तो नरेंद्र मोदी को आगे रखकर लड़ा गया। वहां पर हर जगह मोदी की गारंटी दी गई, मोदी की गारंटी पर वोट पड़ा है ना। जी, मोदी जी की गारंटी में वोट पड़ता तो कांग्रेस की 69 सीटें नहीं आती, कांग्रेस के इतने वोट नहीं आते। वसुंधरा जी के विधायक जीते, कई जगह तो निर्दलीय बागी भी जीते हैं। तो वसुंधरा जी की पकड़ में कोई, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी के अगेंस्ट हुई है, वसुंधरा जी के फेवर में हूँ। वसुंधरा जी आज भी राजस्थान में मजबूत स्थिति में है। अगर इनको लोकसभा चुनाव जीतना है, बड़ा दिलचस्प है, विपक्ष के लोग भी वसुंधरा राजे सिंधिया की आज तो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। विशाल मिश्रा जी, पर ये मुश्किलें ना हो जाए, कई फोटो भी अशोक गहलोत के साथ अक्सर उनकी चर्चा का विषय बनती रहती हैं। देखिए चित्रा जी, जब इन तीनों राज्यों के परिणाम आने थे उससे पहले तमाम पॉलिटिकल पंडित बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे थे कि सरकार नहीं बनेगी और ये होगा और वो होगा। वो हम उसका परिणाम हम लोगों के सामने है कि तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। और जहां तक ये बात हो रही थी और समाजवादी पार्टी के हमारे सम्मानित प्रवक्ता गाना भी गा रहे थे, तो मान्यवर दूसरों पर उंगली उठाने से पहले 3 उंगलियां अपनी तरफ भी आती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास नीति है, नेतृत्व है और नियत है, और जिसके नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप चुनाव में हम लोगों ने सभी ने देखा किस प्रकार से फ्री वाइज की घोषणा की गई, लेकिन ना गारंटी सिर्फ एक ही चली, वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी। और ये जितने ये जो अपना गठबंधन का ये जो घमंडिया गठबंधन जो अलायंस बनाकर कर रहे थे और अभी भी 2024 का दिवा स्वप्न देख रहे हैं, मान्यवर ये दिवा स्वप्न देखने के बजाय और भारतीय जनता पार्टी अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं तय कर पाई? यह सब करने के बजाय कम से कम आत्ममंथन तो कर लीजिए कि वो क्या परिस्थितियां रही। नहीं पूछिए, अरे बिल्कुल पूछिए, आपका हक है पूछने का। हम नहीं बता रहे, आप लोग जवाब दीजिए इसका। अरे भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी, यहाँ पे 2 मुख्यमंत्री, कौन कौन मुख्यमंत्री होगा के बीच में लड़ाई थोड़ा होती है। पार्टी चित्रा जी, ये भारतीय जनता पार्टी इसीलिए सबसे डिफरेंट पार्टी है। ये निर्णय लेगी, अपने हिसाब से निर्णय लेगी। उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है अभी कुछ ही देर में, या मेरे ख्याल से मतलब मैक्सिमम 24 घंटे में चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन
सवाल ये है कि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। मैं एक सलाह दे रहा हूं कि ये सलाह ये है कि कम से कम आप आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें कि जनता आपसे क्यों अलग जा रही है। अभी वो कह रहे थे वो किनारा हो जाएगा, अरे मान्यवर जनता ने किनारे पर लगा दिया है, अभी भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किनारे पर लगेगी। ये दिवा स्वप्न है, कोई वैकेंसी नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर पीएम बनेंगे, पोस्ट होगी तब तो अप्लाई करेंगे। कितनी भी लॉन्चिंग कर लीजिए, बिल्कुल लॉन्चिंग करिए, लोकतंत्र है, आपका हक है। लेकिन ये जनता ये समझती है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप जाति का कार्ड, किस तरीके से जाति का कार्ड खेला गया, मैं पूछता हूं समाज को कितने कंपार्टमेंट में आप बांटेंगे, बताइए आप हमको। पूरा सामाजिक सुधार आंदोलन चला, जाति आंदोलन को खत्म करने की बात की गई और आप जाति 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 में बांटेंगे, धर्म में बांटेंगे, प्रखंड में बांटेंगे, खंड में बांटेंगे। नहीं चलाना, भारत है ना, इसका नाम भारत वर्ष है। भारत रमे हुए नित्य रहते हुए प्रकाश की तरफ चलने वाला। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उनका ये कहना है हम 2024 के मिशन पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए लग गए हैं। कल छिंदवाड़ा में भी उन्होंने यही कहा था कि 29 की 29 यानी कि पूरी की पूरी लोकसभा की सीटें जीतना ही हमारा लक्ष्य है और मैं सीएम की कुर्सी के लिए नहीं लगा हुआ हूं और अब मैं 29 लोकसभा सीटें जीतने के लक्ष्य को हासिल करने में लग गया हूं। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवीश, अभी तो थोड़ा वक्त बाकी है मार्च अप्रैल के महीने में, लेकिन अभी से 2024 की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को लेकर जो लड्डू मन में फूटते थे वो कहीं दब सा गया है ऐसा लग रहा है। तो मुख्यमंत्री के आज के इस बयान को किस रूप में लिया जाए? देखिए चित्रा, अगर आप देखें तो शिवराज सिंह चौहान बीते 3 दिनों से इसी बात पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद की रेस में वो नहीं है, ना थे ना भी हैं और 2024 में उन्हें लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिता कर देनी है। इन दोनों बातों में ही सार छिपा हुआ है। इससे लगभग एक संदेश यही जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के आप खुद को एक तरीके से, जैसे राजस्थान में हम देख रहे हैं वहां बड़े जोरदार तरीके से नेता अपने आप को आगे रख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, तो वही शिवराज सिंह चौहान बेहद सरल अंदाज में, एकदम सरल अंदाज में, जैसे कि जिसके लिए वो जाने जाते हैं उस पर अपनी बात सामने रख रहे हैं। वो खुल करके आगे आकर के तो अपनी बात नहीं कह रहे। देखिए मुख्यमंत्री का पद ऐसा होता है कि किसकी इच्छा नहीं होती कि वो मुख्यमंत्री का पद उसे मिले, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 16.5 सालों से मुख्यमंत्री हैं। बखूबी वो इस बात को जानते हैं कि भले इस बार उनके चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा गया था, प्रधानमंत्री के चेहरे पे ये चुनाव लड़ा, लेकिन ये बात सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश वो इकलौता राज्य है जहां पे सरकार के साथ मतदान हुआ, सरकार के साथ वोट गया और सरकार प्रचंड बहुमत के साथ वापस आ रही है भाजपा की। इसलिए शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं अपने सधे हुए शब्दों में आला कमान के सामने अपनी बात रख रहे हैं कि आपने भले ही मुझे एक तरीके से इस रेस से बाहर रखा हो, लेकिन मध्य प्रदेश में आज भी शिवराज सिंह चौहान का जो नाम है वो जीत की गारंटी है। लोकप्रियता अभी भी यहाँ पर मेरी बनी हुई है। कहीं ना कहीं सधे हुए शब्दों में ये कहने की एक कोशिश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दिख रही है पिछले कुछ 3 दिनों के, अगर उनके बयानों को हम देखें और उसका सार अगर हम यहाँ निकालें तो। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया रवीश, इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहनों के बीच जाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान कि मैं ही उनका लाडला भाई हूं, लेकिन क्या वो दिल्ली में काम करेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। माधव आनंद जी, आपकी एक टिप्पणी हो जाए उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। माधव आनंद जी, लेकिन ये पूछा जाएगा ना कि इतनी देरी क्यों हो रही है, क्योंकि सबके ज़हन में ये सवाल है। 3 राज्यों में से किसी को लेकर भी अभी तक कोई फाइनल निर्णय नहीं हो पाया है मुख्यमंत्री का। बहुत ही अनुशासित पार्टी है और मुझे लगता है कि बीजेपी में अनुशासन का जो मापदंड है वो कहीं ना कहीं सबको उसको फॉलो करना चाहिए। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, पार्लियामेंट्री बोर्ड यानी प्रधानमंत्री जी सब सर्वे सर्वा हैं। अगर वो जो निर्णय लेंगे और वो वही निर्णय लेंगे जो पार्टी के हित में होगा। बीजेपी सिर्फ 2024 के लिए काम नहीं कर रही है, 2029 का भी सोच रही है। बीजेपी 2-3 चुनावों का एक साथ स्ट्रेटजी बनाती है और हम लोग भी बीजेपी के अलायंस में हैं तो हम लोग को पता है कि बीजेपी की स्ट्रेटजी कितनी लंबी होती है। तो निश्चित रूप से पार्टी के हित में जो होगा वही प्रधानमंत्री जी जो है सो निर्णय लेने का काम करेंगे और कुछ समय बचा हुआ, मुझे लगता है जल्दी इस बात की फैसला हो जाएगी। अब अनुराग जी कह रहे थे कि मान मनोबल चल रहा है। चित्रा जी, पहले अनुराग जी मेरे चाचा नीतीश कुमार को मना लें कि मेरे चाचा रूठे हुए हैं, जो आना नहीं चाहते हैं इंडिया अलायंस के बैठक में, और भी जो मेरे अखिलेश यादव जी हैं उनको मनाने का काम करें।
तो एनडीए या बीजेपी में कोई मान मनोबल की कोई स्थिति नहीं है। सब लोग यहां संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं। और चित्रा जी, मैं अभी बिहार में लगभग 10 दिन से बिहार में और आज ही दिल्ली आया हूं। मैंने बिहार में लगभग 4-5 लोकसभा क्षेत्र में भी घूमने का मौका मिला। चित्रा जी, बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आस्था समाज के सभी वर्ग जो है व्यक्त कर रहे हैं। सभी वर्ग की बात कर रहा हूं। चाहे कितने जाति पाति धर्म मजहब संप्रदाय के नाम पर ये लोग बांटने की कोशिश करें, बिहार में जातिगत गणना करवा दें, रिजर्वेशन बढ़ाने का काम कर दें, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नाम पे सब लोग जो है एकजुट हैं। जाति पाति धर्म संप्रदाय में नहीं बंटने वाले हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया कि उनके लिए 4 जाति है, कहीं न कहीं पूरे भारतवर्ष की जनता उस 4 जाति को ही अब मानने के लिए तैयार है। कम से कम 3 राज्यों के चुनावी नतीजों ने इस बात पर तो मुहर लगा दी है। शायद यही कारण है कि आज संसदीय दल की जब बैठक होती है तो प्रधानमंत्री की ओर से कहा जाता है कि मुझे मोदी जी कहकर संबोधित नहीं कीजिए, बल्कि जनता ये कहती है कि ये मोदी की गारंटी है, तो सिर्फ मोदी की गारंटी कहकर ही अपनी बात को आगे बढ़ाया जाए। फिर तो आप लोग के लिए मुश्किल हो जाएगी। अनुराग भदौरिया जी, अब मोदी की गारंटी मतलब भरोसा, मतलब विश्वास, मतलब एक ऐसा नेता जो पिछले 2014 से लेकर आज तक जिसका सिक्का चल रहा है देश में, तो उनके आगे फिर आप लोग के लिए तो बड़ा मुश्किल होने वाला है 2024 का चुनाव। देखिए चित्रा जी, एक बात याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी की किसी बात पे भरोसा मत कीजिए। ये अभी कह रहे थे एक नेता वैकेंसी नहीं है, अरे कोई ये कंपनी है क्या? जनता है, जनता की भावनाओं से जनता अपना देखती है, उनके विकास की कौन बात कर रहा है उसके हिसाब से जनता चुनती है। आप कह रहे वैकेंसी नहीं है कोई। दूसरी बात, अच्छी बात है, आप कह रहे थे कि आप वसुंधरा राजे की तारीफ क्यों कर रहे हैं, विपक्ष इसलिए नहीं कर रहा है। कह रहे कम से कम मजबूत नेता दिखाई तो पड़ा है भारतीय जनता पार्टी में। मजबूत नेताओं की जगह मजबूत नेता तो दिखाई पड़ा जो आंतरिक लोकतंत्र की बात कम से कम कर रहे हैं, इसलिए बात की जा रही है। और तारीफ कर रही है प्रधानमंत्री की। करता है इस देश, सुनिए लीजिए, इस देश के अंदर में जाति धर्म की राजनीति कौन करता है? धर्म की राजनीति कौन करता है? नफरत की राजनीति कौन करता है? बच्चा बच्चा जानता है कि देश के अंदर में डिवाइड। मुझे लग रहा है कि जरा ये दिखा देती हूँ, जब कांग्रेस सीएम चुनती है तो कितना वक्त लेती है, जब बीजेपी सीएम चुनती है तो कितना वक्त लेती है। जरा वो आंकड़ा दिखाइए, जो आंकड़ा हमने आज तक ने तैयार किया है रिसर्च निकालकर। आप देखिए, जब कांग्रेस सीएम चुनती है, कर्नाटक में जब नतीजा सामने आया 5 दिन के बाद सीएम की घोषणा हुई। छत्तीसगढ़ में भी 5 दिन लगे थे। 2018 की बात कर रहे हैं, राजस्थान 2018 3 दिन, तेलंगाना 2023 में 2 दिन लगे थे, हिमाचल प्रदेश 2022 में 2 दिन लगे थे, मध्य प्रदेश 2018 में 2 दिन लगे थे। तो यहां भी 5 दिन वाला आंकड़ा कांग्रेस पार्टी के सामने है। जब बीजेपी सीएम चुनती है तो वो थोड़ा और देरी करती है। गोवा का आप देखेंगे 2022 का नतीजा सामने आने के बाद 11 दिन लग गए थे। उत्तराखंड में 2022 का आंकड़ा सामने आने के बाद भी 11 दिन लग गए थे। मणिपुर में 2022 जब रिजल्ट आया था 10 दिनों के बाद मुख्यमंत्री चुना गया था। असम के आंकड़े अगर सामने रखे तो असम में 7 दिन, और यहां पर तो सीएम भी बदल दिया था। 7 दिन के बाद सीएम की घोषणा हुई थी। और गुजरात में भी, जहां पर प्रचंड बहुमत 2022 में पिछले साल दिसंबर के महीने में उसने हासिल किया था, उस समय 2 दिन लगे थे। तो ये बीजेपी और कांग्रेस का आंकड़ा हमने दिखाया। जल्दी से इस पर टिप्पणी आप अपनी बात को पूरी कर लें अनुराग जी, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब दूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बातें करती है, अभी बात करी थी जाति जनगणना की बात करने लगे। अरे भैया, आपके नेता तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे मैं ओबीसी से आता हूं, तो हमने कहा ठीक है, हमारा पीडीए है, आप क्यों नहीं? जाति जनगणना का मतलब ये नहीं होता है। जाति जनगणना का मतलब होता है सामाजिक न्याय, जो आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आप चाहते नहीं ना कि समाज के अंदर में वर्ग जो नीचे ऊपर आ पाए। हम तो चाहते हैं समाज का हर वर्ग बराबरी पे आए, इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। और आप उस बात, अरे लेकिन जनता ने खारिज कर दिया ना। अब आप जाति जनगणना कराते रहिए। अनुराग भदौरिया जी, 3 राज्यों में लगातार राहुल गांधी जी की ओर से जातिगत जनगणना और ओबीसी का मुद्दा कितनी बार रखा गया, लेकिन रिजल्ट बताता है कि जनता ने इसको खारिज कर दिया। जनता नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा कर रही है। वो कहते हैं कि 4 ही जातियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, महिला है, जवान है, किसान है, वो उन्हीं की बातों पर भरोसा कर रही है। मुझे भी बोलने दीजिए, आप जातिगत जनगणना की बात। ठीक है, 10 सेकंड बोलने दीजिए। जाति जनगणना मुद्दा है, रहेगा। सुन लीजिए, महंगाई मुद्दा है, रहेगा। बेरोजगारी मुद्दा है, रहेगा। मुद्दा है, रहेगा। किसान मुद्दा है, रहेगा। सुन लीजिए, महिला मुद्दा है, रहेगा। ठीक है, चुनाव जीतना अलग चीज होती है। अरे महिलाएं तो आप लोगों के मुकाबले उनको ज्यादा वोट कर रही है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद में आ रही हूँ आपके पास कुशाल जी। ठीक है, आप जवाब सुनिए प्रेम शुक्ला जी। सबको समान, ठीक है, जीतना अलग चीज होती है, सामाजिक न्याय अलग बात है। नहीं अनुराग भदौरिया जी, ये नहीं चलेगा। ये वाला दांव नहीं चलेगा कि चुनाव जीतना अलग बात होती है और हम
हम जो मुद्दे गिना रहे हैं वो अलग बात होती है। आप जो मुद्दे गिना रहे हैं, जनता क्या उन पर भरोसा कर रही है या नहीं कर रही है? लोकतंत्र में यही चलता है और इस बात को पूरे एक डिग्निटी के साथ स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं जवाब ले लेती हूँ। बिल्कुल है अनुराग भदौरिया जी, लेकिन बेरोजगारी मुद्दा है, आप बता रहे हैं जनता नहीं मान रही है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, महंगाई, ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है, जवाब सुनते हैं। जवाब प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी, मुद्दा तो गंभीर है जो गिना रहे हैं अनुराग भदौरिया जी। अब इनको शांत कराएं तो। हाँ नहीं, मुद्दा निश्चित तौर पर उनकी गंभीरता इसी से समझ सकती हैं आप। वो जाति जाति की बात कर रहे हैं और श्रीमान रेवंत रेड्डी जिनको आज मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, वो चंद्रशेखर और केसीआर के बारे में क्या कह रहे हैं कि बिहार के जो है कुर्मी नीतीश की जाति वाले हैं और बिहार का डीएनए जो है वो तेलुगु डीएनए से खराब है। तो अनुराग जी जरा बताइएगा, डीएनए खराब है क्या आपका उत्तर प्रदेश बिहार वालों का? दक्षिण से डीएनए खराब है क्या? स्वीकार रहे हैं क्या आप? उस पर आप एकदम शांत हैं, अब फिर लगे नीचे बोलने। चित्रा जी, ये ध्वनि प्रदूषण जो है, अनुराग भदौरिया जी, ये तरीका ठीक नहीं है, फिर आप नाराज हो जाएंगे, आपका ऑडियो डाउन करवाऊंगी। तो अनुराग जी प्लीज, मुझे लग रहा है कि बाकी मेहमानों को भी मौका देना चाहिए। अनुराग जी, माना कि आप अच्छा बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सबके बीच में बोलेंगे। ऐसा सोचना चाहिए था ना, जब मैं पहले बोल रहा था तब आप अच्छा नहीं बात बताते। मैं नहीं बोला था आपके बीच में, तो ये बीजेपी को आईना दिखाना पड़ता है। नहीं, मेरे बीच में आप 2-3 बार बोल चुके, कुछ देर और बोल लीजिए आप, कुछ देर बोल लीजिए आप, 10-5 मिनट बोल ही लीजिए आप। चित्रा जी से 2-5-10 मिनट का और अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन करवा दीजिए प्लीज। अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन करवा दीजिए, अपनी बात रखिए। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। देखिए, अब ये जो बार बार कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री, आप मुझे बताइए कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के अलावा कोई मुख्यमंत्री पद की बात सोच सकता है क्या? शिवपाल चचा मुख्यमंत्री पद की बात सोच लिए थे, तो किस तरह से शिवपाल चचा के चक्कर में अपने पिताजी का भी अपमान कर बैठे थे। अब जातियों की बात करते हैं, जाति जनगणना की, और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के पुलिस थानों में जाति विशेष के लोग 70% जो है पुलिस थानों के थाना प्रभारी थे। पीसीएस की एग्जाम में सिर्फ एक जाति विशेष के लोग चुनकर आ रहे थे। तो ये आप इस तरह से जो है आप जाति न्याय करने वाले हैं क्या? तो ये प्रश्न सीधा सीधा जो है इसका उत्तर अभी भी आप पूछ लेंगी। अनुराग भदौरिया यहाँ वहां दाएं बाएं साए सब बोलेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद बाकी लोगों से जवाब लेंगे। जेपी नड्डा से वसुंधरा राजे की मुलाकात में देरी हो रही है। शाम 5 बजे का वक्त निर्धारित किया गया था, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, अभी वसुंधरा राजे नहीं पहुंची हैं। शाम 5 बजे ही बताया जा रहा था कि वसुंधरा राजे को मिलने के लिए जाना था, जेपी नड्डा जी से मुलाकात करके राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री इसको लेकर चर्चा करनी थी, लेकिन अब तक उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। कल रात ही वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली पहुंच गई थी, लेकिन अब तक मुलाकात में देरी क्यों हो रही है? जैसे ही इस बाबत और जानकारी निकलकर सामने आती है आप तक हम पहुंचाएंगे। वरुण पुरोहित जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब मुद्दे तो दरकिनार कर दिए गए, जातिगत जनगणना, ओबीसी, ये वो, अब जो रिजल्ट आया है उसी पर बात करेंगे कि जनता ने जो नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी उस पर ज्यादा भरोसा जताया। वरुण पुरोहित जी। देखिए चित्रा जी, भी वैकेंसी की बात हो रही थी, ऐसी खतरनाक सोच ही लोकतंत्र को समाप्त करने वाली सोच है। जहां तक जातीय जनगणना की आप बात करो, देखिए स्टेट्स के चुनाव थे, राजस्थान से मैं आता हूँ, राजस्थान में जातीय जनगणना कोई मुद्दा नहीं था। राजस्थान के अलग मुद्दे मैंने पहले भी आपको बताया था, अग्निवीर है, निजीकरण है, महंगाई है, बेरोजगारी, वो मुद्दे हैं। जातीय जनगणना राजस्थान में हो सकता है, बिहार में, यूपी में फर्क पड़ता हो, राजस्थान में उसका फर्क नहीं। जहां तक ये परिणाम आए और मोदी जी को पॉलिटिकल सुपरमैन बनाने का जो प्रेजेंटेशन चल रहा है, देखिए वो गलत है। अगर वो, मैंने फिर कहा, अगर उनका चल रहा होता मैजिक, तो कांग्रेस की इतनी सीटें राजस्थान में नहीं आती, इतने वोट नहीं आते राजस्थान में। अभी भी मैं फिर कह रहा हूं, आपको असर्ट कर रहा हूं इस बात को कि वसुंधरा जी को माइनस करेंगे तो ये फेडरल स्ट्रक्चर को धक्का है। वरुण पुरोहित जी, आपकी बात बड़ी अहम हो जाती है। देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कही कि कांग्रेस की इतनी सीटें नहीं आती अगर इतना सब कुछ चलता तो फिर ये ईवीएम का रोना क्यों रोया जा रहा है कि ईवीएम में फेरबदल करके बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है? ये दोनों चीजें कैसे चलेंगी कि एक तरफ हम अपना वोट शेयर गिना रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं भैया इन्होंने तो ईवीएम हैक कर लिया था? नहीं, मैंने उस दिन भी कहा कि ये जो है मूर्खतंत्र मोदी सेंट्रिक सरकार का नहीं, विपक्ष भी मूर्खतंत्र के एनगल्फ हो चुका है, उसके दायरे में आ चुका है। भाई आप तेलंगाना जीत रहे हो, आपकी जितनी सरकारें थी, आप पहले पंचायतों स्थानीय निकायों को बैलेट पेपर से कराते, 5 साल आपको मिले थे, दबाव बनाते आप पूरे संसद में। अब 3 महीने पहले करने से पब्लिक थोड़ी मानेगी। देखिए, किसी भी चीज का पक्ष लेना चाहिए, निष्पक्ष होकर लेना चाहिए। ठीक है, आज मैंने जी
विशाल मिश्रा जी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में आ चुके हैं, बाकी लोग भी बचे हुए हैं। देखिए चित्रा जी, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मान्यवर कह रहे थे कि सामाजिक न्याय की बात हम करते हैं। मैं पूछता हूं, तब आपका सामाजिक न्याय कहां गया था जब आप तुष्टीकरण की राजनीति के तहत एक विशेष वर्ग के लोगों को के मुकदमे को छुड़वाने की पैरवी कर रहे थे? बताएंगे आप? तब आपका सामाजिक न्याय कहां गया था जब एक विशेष जाति वर्ग के लोगों को ही आप जो है आगे बढ़ा रहे थे? तब आपका सामाजिक न्याय कहां गया था जब आपके परिवार में ही जो है पार्टी में ही लोकतंत्र जो है नहीं दिख रहा था? तब सामाजिक न्याय नहीं था। और रही बात कांग्रेस की, अभी राजस्थान में ही हम लोगों ने देखा किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी। तो ये मान्यवर तुष्टीकरण की राजनीति करना छोड़, अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकास का एक नया मॉडल दिया है। जनता उस नकारात्मकता, उस भ्रष्टाचार, उस तुष्टीकरण के खिलाफ है और सरकार भी खिलाफ है उसकी। विकास का मॉडल है, विकास की बात होती है और वहां पर मोदी जी की गारंटी है। तो इसीलिए ये छोड़ दीजिए सामाजिक न्याय का ताना बाना। आप सामाजिक न्याय के पुरोधा नहीं है। नहीं, आप मुझे बताइए, आपके घोषणा पत्र में एक विशेष वर्ग के लोगों को जो आरोपी थे उनको छुड़वाने की पैरवी की गई थी कि नहीं की गई थी? न्यायालय की फटकार लगी थी कि नहीं लगी थी? आज के मुद्दे पर सामाजिक न्याय नहीं, आज के मुद्दे पर रहते हैं पंकज शर्मा। नहीं, तब सामाजिक न्याय नहीं था। तो ये कह लीजिए कि ये केंद्र सरकार सत्ता में आने के लिए ये तुष्टीकरण, ये जाति जनगणना और तमाम तरह के जो प्रलोभन है, जनता इसको समझ चुकी है और वो विकास के मॉडल को फॉलो कर रही है जो कि आज प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया है। एक नई राजनीति शुरू हुई है। अब राजनीति की दशा और दिशा बदल चुकी है। आत्ममंथन करिए, आत्मचिंतन करिए। ये सामाजिक न्याय का लोगो देकर तो जो है टैग लगाकर उसके पीछे की अपनी संकुचित भावना को प्रदर्शित मत कीजिए। सामाजिक न्याय नहीं। चलो ठीक है, आखिरी मिनट बाकी है। पंकज शर्मा जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। ठीक है, अवसर हो गया। पंकज शर्मा जी, फिर तो अगर वो गिना रहे हैं कि जातिगत जनगणना और ओबीसी ये मुद्दा राजस्थान में नहीं था, महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे तमाम मुद्दे थे, यानी कि इन मुद्दों पर भी कांग्रेस पार्टी को खारिज कर दिया है जनता ने और इन मुद्दों पर नरेंद्र मोदी की गारंटी पर मुहर लगा दिया। इसका तो सीधा मतलब यही निकाला जाएगा पंकज शर्मा जी। नहीं, ये तो बहुत सामान्यीकरण है कि जनता ने इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को खारिज कर दिया है। ये मुद्दे जीवंत मुद्दे हैं और ये जनता के दिमाग में है। अब ये नतीजे किस तरह आए हैं, कैसे आए हैं, ये बड़ी एक हैरत की बात है। इस पर अलग से चर्चा हो सकती है। इसके बहुत से जो मशीनों के बारे में जो तथ्य अलग अलग राज्यों से सामने आ रहे हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। अब रह गई तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों की बात, जो आज का आपका मूल विषय है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखना सिर्फ है कि क्या कोई स्वतंत्र सोच, स्वतंत्र निर्णय क्षमता और स्वतंत्र राजनीतिक हैसियत रखने वाला व्यक्ति इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री बन पाता है या नहीं बन पाता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का शिखर नेतृत्व कोशिश करेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति तीनों राज्यों में से कहीं भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। चलिए ठीक है, अब बीजेपी आला कमान की ओर से क्या फैसला लिया जाता है इस पर रहेगी आज तक की नजर। यकीनन जिस तरह की प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल की है, सभी की निगाह इसी बात पर है कि तीनों राज्यों में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन 2024 की सियासत भी इसी के साथ काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। 2019 में नारा लगाया गया था मोदी है तो मुमकिन है, वो नारा चल पड़ा। 303 सीटें बीजेपी ने जीती, एनडीए ने 353 जीती और अब मोदी की गारंटी के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है और अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। उसका नारा कितना दम दिखाएगा या फिर विरोधी दल बाजी मार ले जाएंगे, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।